हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित विश्वकर्मा। अभी कुछ दिनों पहले ही आईआईटी ने अपने गेट की रेस्पॉन्स शीट को रिलीज़ किया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को जब मैं रिव्यू कर रहा था तो उन क्वेश्चंस में से मुझे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिला जो कि ट्रांजिएंट इक्वेशन पे बेस्ड था। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हमको एक एन मॉस दिया गया था जिसमें कि हम एक गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे थे टी नॉट से टी वन के बीच में 15 वोल्टेज का। और उसमें ये बोला गया था कि जब तक हम गेट सिग्नल नहीं अप्लाई किए थे टी नॉट के पहले जो हमको मिल रहा था वीडीएस, ये वो वीडीसी ही मिल रहा था क्योंकि इंडक्टर चार्ज नहीं था। हम इस ग्राफ पे भी देख सकते हैं, ये ग्राफ भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। टी नॉट के पहले या टी नॉट तक हमको वीडीएस जो मिल रहा था, ये वीडीएस दिया हुआ है, वो वीडीसी के बराबर ही मिल रहा था। ये वीडीसी है। और जैसे ही हम टी नॉट टी वन के बाद जैसे ही ये स्विच ऑफ हो रहा था, तुरंत इसका वीडीएस जो है, ड्रेन टू सोर्स का वोल्टेज जो है, वो वीडीसी से शूट कर रहा था। और शूट भी ऐसा कर रहा था कि इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है उतना ही ज़्यादा वो शूट कर रहा था। तो उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है ऑप्शंस में, इसमें कौन सा कंडीशन सही सेटिस्फाई हो रहा है ये हमको डिटरमाइन करना था। तो ये तो हो गया क्वेश्चंस का बात। अब हम इसका सॉल्यूशंस पे जाएंगे। तो मेरा टारगेट ये है कि इसके केवल सॉल्यूशन ही आपसे डिस्कशन ना करूं, क्योंकि सॉल्यूशन तो बहुत एक दो लाइन में बन जाएगा इसका। इसके गहराई तक भी हमको उतरना है कि ये डिपेंड क्यों कर रहा है आरएफ पे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले मैं दो कंडीशन लेता हूं फ्रेंड्स। पहले ये स्विच ऑन होने के पहले का कंडीशन लूँगा मैं, और ये स्विच ऑन होने के बाद का कंडीशन लूँगा। तो बिफोर स्विच ऑन का मैं इंस्टेंट ले लेता हूँ और एक इंस्टेंट लूँगा मैं आफ्टर स्विच ऑफ। सॉरी, ये बिफोर नहीं होगा, ये ड्यूरिंग स्विच ऑन का कंडीशन लेता हूँ मैं, और एक कंडीशन होगा आफ्टर स्विच ऑफ। तो जैसे ही ये स्विच ऑन होगा, तो ये क्योंकि ये एन मॉसफेट हम लिए हैं क्वेश्चंस में, तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। उसी को मैं शॉर्ट सर्किट की तरह इसमें दिखा भी देता हूँ। एक इंडक्टर है और ये मैं शॉर्ट सर्किट से इसको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि स्विच ये ऑन हो चुका है। ये टी नॉट से टी वन टाइम के बीच का बात हो रहा है। अब इस टाइम पे क्या होगा, वीडीसी जो है इंडक्टर के थ्रू होते हुए ग्राउंड में कनेक्टेड है, तो इंडक्टर चार्ज होना शुरू करेगा। और चार्ज कब तक होगा, वो टी नॉट से टी वन के बीच में चार्ज होगा। अब जैसे ही ये स्विच ऑफ हुआ, जैसे ही हम ये सिग्नल हटाएं, मॉसफेट जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और जो ये इंडक्टर है वो डायोड के थ्रू ये रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट हो जाएगा। तो उसको भी मैं डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। इंडक्टर है, मॉसफेट जो है ओपन सर्किट हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। अब होगा क्या, क्योंकि ये टी नॉट से टी वन के बीच में ये चार्ज हो चुका था, इसमें भी एक पर्टिकुलर एक करंट फ्लो हो रहा होगा। और जैसे ही ये स्विच ऑफ हुआ, और क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो है करंट तुरंत चेंज नहीं हो सकता, तो ये एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मैं उसको एक डॉटेड लाइन से भी दिखा देता हूँ, आई नॉट। इसको हम ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये इंडक्टर ना लगा है, इसके इंडक्टर के बदले जो है करंट सोर्स लग चुका है। वो करंट सोर्स कितना होगा, जितना कि स्विच ऑफ होने के पहले जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा था उस इंस्टेंट पे, उतना ही करंट जो है
स्विच ऑफ होने के बाद भी इतना ही करंट जो है इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होगा। अब ये करंट कैसे फ्लो होगा, ये इंडक्टर से होते हुए ये डायोड को स्विच ऑन कर देगा और ये रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए ऐसा करंट ये फ्लो होगा। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब स्विच ऑन था तो इसका वोल्टेज का पोलैरिटी कैसा होगा, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा होगा इस समय में, तो इसका वोल्टेज का पोलैरिटी भी प्लस और माइनस, जिस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा था उसी डायरेक्शन पे इसका वोल्टेज का पोलैरिटी पॉजिटिव रहेगा। अब जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, अब इंडक्टर अपना एनर्जी रिलीज़ करेगा, करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसा ही है, तो वोल्टेज का पोलैरिटी इसका ऐसा हो जाएगा कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये VL हो जाएगा। अच्छा, ये तो इंडक्टर का बात हो गया। अगर हम KVL अप्लाई करें, KVL अप्लाई करके VDS का वैल्यू निकालना की कोशिश करें तो ये ऐसा आएगा, VDC इज इक्वल टू VDS माइनस VL। इसी इक्वेशन से हम ये भी देख सकते हैं कि VDS जो है वो VDC प्लस VL के बराबर मिलेगा। अब हम जो है अगर VL का इक्वेशन निकाल लें तो हमको ये दिख जाएगा कि कौन से रेजिस्टेंस पे कौन सा ग्राफ फॉलो होगा। तो हम VL निकालने की कोशिश करते हैं। VL कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये करंट जो है ये डायोड के थ्रू डायोड से फ्लो होते हुए इस रेजिस्टेंस में जाएगा। मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस भी आएगा, प्लस से माइनस। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा फ्रेंड्स, ओम्स लॉ के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि VL या V रेजिस्टेंस जो है वो आएगा I0 इंटू RF। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो VDS जो मिलेगा वो मिलेगा VDC प्लस I0 इंटू RF। अब इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा मुझे VDS मिलने वाला है। तो इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि R1 रेजिस्टेंस के लिए VDS जो है सबसे ज़्यादा मिल रहा था इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू R1 का होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है R3 का वोल्टेज हमको मिल रहा था सबसे ज़्यादा, जिसमें R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो ज़्यादा मिल रहा था हमको वोल्टेज। उसके बाद जो है R2 वाला रेजिस्टेंस के कारण जो है वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा था। मतलब R1 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद R3 बड़ा होगा, उसके बाद R2। तो इस इक्वेशन से हमारा बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही सही ऑप्शन भी है। अब इस इक्वेशन से हमको क्या जानकारी मिल रहा है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है उतना ही ज़्यादा वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस आएगा। लेकिन एक डाउट एक एस्पायरेंट्स के मन में आना चाहिए, डाउट बोल दें या क्वेश्चन बोल दें, कि जब ये स्विच ऑन था तब जो है VDC या एक्सटर्नल बैटरी जो हम लगाए थे वो इंडक्टर को एनर्जी सप्लाई कर रहा था, है ना। अब जैसे ही इसको ऑफ किए तो जितना एनर्जी ये स्टोर किया था इंडक्टर, वही जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट हो रहा था। अब सवाल ये उठता है कि एनर्जी दे रहा है ये सोर्स हमारा VDC, स्टोर कर रहा है इंडक्टर, तो इसका वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस पे क्यों डिपेंड करेगा। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए मैं इस करंट का इक्वेशन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम करंट का इक्वेशन निकालने का ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, कि जब ये स्विच ऑन था, मतलब T0 से T1 के बीच में, तब इसके अक्रॉस वोल्टेज के इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, वो था VDC और ये LdI/dt हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से
मैं आई का जो इक्वेशन निकाल सकता हूँ, तो आई का इक्वेशन ऐसा आएगा कि डी आई इज इक्वल टू वी डी सी बाई एल इंटू डी टी। अब आई जो है, पहले स्विच ऑन होने के पहले कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो इसका जो करंट जो है वो ज़ीरो से ही राइज करेगा। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा और इसकी किसी करंट पे वो पहुंच चुका रहेगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। वी डी सी बाई एल डी टी हम हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, टी नॉट से टी वन के बीच में जा रहा है। तो हमको आई ऑफ टी नॉट से टी वन के बीच में क्या मिलेगा, वी डी सी बाई एल टी वन माइनस टी नॉट। अब जैसे ही स्विच ऑफ होगा, टी वन इंस्टेंट पे ये करंट हमको ये मिल रहा था वी डी सी बाई एल टी वन माइनस टी नॉट। यही करंट जो है स्विच ऑफ होने के बाद भी इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा होगा। तो आफ्टर स्विच ऑफ तो जैसा कि हम इंडक्टर का सोर्स फ्री इक्वेशन हम जानते हैं कि आई नॉट ई टी द पावर माइनस डेल्टा टी ओवर टाउ। आई नॉट कितना था, आई नॉट यही रहेगा, टी वन माइनस टी नॉट इंटू ई टी द पावर टी माइनस टी वन इंटू आर एफ बाई एल, ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है हमको स्विच ऑफ होने के बाद का जो है करंट के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा होगा, ये उस करंट का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा ये आर एफ रहेगा, जितना ही ज़्यादा ये आर एफ रहेगा, उतना ही समय के साथ ये जल्दी जल्दी डीके करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा ये पॉइंट, कि मान लेते हैं हम टी वन टाइम जो है, टी वन से जस्ट कुछ समय के बाद का टाइम अगर ले लें, टी वन प्लस सभी रेजिस्टेंस के लिए, जितना भी रेजिस्टेंस का वैल्यू है फॉर ऑल रेजिस्टेंस, तो हम ये देख सकते हैं कि आई टी जो है या टी वन प्लस जो है, यदि ये रेजिस्टेंस R1 है, R1 जो कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस था, यदि RF की जगह R1 है तो T1 प्लस में वो ज़्यादा डीके कर गया होगा। जैसा कि हम ये इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल में -8 ले लिया, -7 ले लिया, -6 ले लिया, तो समय के साथ ये वाला एक्सपोनेंट जो है जल्दी डीके करेगा, उसके बाद जो है ये वाला डीके करेगा, उसके बाद जो है ये वाला डीके करेगा। तो इस इक्वेशन से हम ये भी देख सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा, उतना ही ज़्यादा करंट समय के साथ जल्दी जल्दी डीके करेगा। तो आई टी एट टी इज इक्वल टू टी वन प्लस एट R1 जो है ये जल्दी डीके करेगा, डीके फास्टर। फिर R2 के लिए, R3 के लिए जो है इससे कम में होगा, R2 के लिए जो है इससे कम में होगा। अब समय के साथ अगर करंट जल्दी जल्दी डीके कर रहा है, मतलब इसका दूसरा मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि डी आई उतना ज़्यादा होगा इसका, है ना। समय के साथ अगर करंट जल्दी जल्दी डीके कर रहा है, मतलब डी आई बाई डी टी जो है R1 के लिए ज़्यादा होगा, उससे बाद में जो है R3 के लिए ज़्यादा होगा, उसके बाद में जो है R2 के लिए ज़्यादा होगा। अब डी आई बी डी टी से हम क्या क्या दिख रहा है,
यही जो है वोल्टेज इंडक्टर का दिखा शो करेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है LdI/dt होता है। जितना ही ज़्यादा इसका रेट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा। तो हम इस इक्वेशन से भी ये देख सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको मिलेगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस आ रहा होगा। तो हम इस इक्वेशन से भी ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि R1 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद जो है R3 बड़ा होगा, उसके बाद R2 बड़ा होगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। दूसरा तरीका जो है हम ये भी देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट वोल्टेज का ये इक्वेशन अगर निकाल लें तो उसके थ्रू हमको ज़्यादा क्लियरली दिख जाएगा। तो अगर मुझे वोल्टेज का इक्वेशन निकालना है तो मुझे यह डिटरमाइन करना पड़ेगा कि स्विच ऑफ होने के बाद जो है वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस कितना अपीयर हो रहा था। तो VL एट T इज इक्वल टू T1 प्लस ये अपीयर हो रहा था हमारे को I0 इंटू RF। I0 कितना था फ्रेंड्स, ये था ये वाला करंट VDC बाई L T1 माइनस T0 इंटू RF। अब मेरे को अगर इंडक्टर के अक्रॉस को वोल्टेज लिखना है तो वो मैं कैसे लिखूँगा, इसी इक्वेशन के हिसाब से लिखना पड़ेगा कि VL T1 प्लस e⁻ माइनस डेल्टा T ओवर टाउ। T1 प्लस कितना था फ्रेंड्स, ये था ये वाला इक्वेशन, तो उसको मैं इधर लिख देता हूँ T1 माइनस T0 RF इंटू e⁻ T माइनस T1 इंटू RF ओवर L। ये हमारा इंडक्टर के वोल्टेज का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से भी हमको ये दिख रहा है कि जितना ही ज़्यादा RF रहेगा उतना ही ज़्यादा हमको वोल्टेज उसमें शूटअप करता हुआ दिखेगा। तो इस इक्वेशन से भी हम ये बोल सकते हैं कि R1 इज़ ग्रेटर देन R3 इज़ ग्रेटर देन R2। अच्छा, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते थे। उसको कैसे कर सकते थे कि V इज इक्वल टू LdI/dt। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी हम इस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और रेजिस्टेंस पे ही क्यों डिपेंड कर रहा है आपको ये पॉइंट भी मेरा समझ में आया होगा। उसको हम इक्वेशन से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।